ये समरी गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। वैसे मैं हूँ एक गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर से, क्योंकि ये एक क्लासिक बुक है जो सबसे पहले 1998 में पब्लिश हुई थी और जल्द ही ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई। इसमें लिखी हुई 48 एडवाइस को पढ़ करके कोई भी इंसान पावर हासिल कर सकता है। हर एडवाइस के साथ लेखक ने अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां दी है ताकि रीडर्स को प्रिंसिपल समझने में आसानी हो। किताब की शुरुआत में दिए गए कुछ लॉज को लेकर के हमने ये समरी बनाई है जिनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहला लॉ कहता है कि दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखे। जी हाँ, हान डायनेस्टी खत्म होने के 700 सालों के बाद भी चाइना में अफरा तफरी बनी रही। राजगद्दी के लिए छीना झपटी चलती रहती थी। हर नए राजा को मौत के घाट उतार दिया जाता था और आर्मी तख्ता पलट करती रहती थी। पावर की ये लड़ाई खून और मार काट से रंगी हुई थी। तो ऐसे एक राजा को उसके जनरल्स ने मार डाला और उसके बाद अपने में से ही सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी को चुन करके उसे राजा बना दिया था। अब इस नए राजा ने भी अपनी कुर्सी को सलामत रखने के लिए अपने सारे पावरफुल आदमियों को मरवा दिया, मगर कुछ सालों में वो खुद भी मारा जाएगा क्योंकि उससे छोटी उम्र वाले नए जनरल उसके खिलाफ अब साजिश रच करके उसको और उसके बेटों को मार देंगे। तो ये जो पैटर्न है ये यूं ही चलता रहेगा। जो भी राजा बनेगा उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी क्योंकि उसका हर कोई दुश्मन है। और चाइना का एम्परर बनने का मतलब है कि एक अकेला इनसिक्योर राजा जिसके हाथ में कोई भी असली पावर नहीं है। मगर जब 959 एडी में जनरल चाओ कुयांगिन को पावर मिली तब ये सारा गेम ही चेंज हो गया। वो एम्परर सुंग बना। उसे अपने सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता था कि आने वाले कुछ सालों के बाद में उसका भी खून हो सकता है। तो उसने इस चीज को रोकने का रास्ता सोचा। राजा बनने के बाद एम्परर सुंग ने अपने सभी आर्मी जनरल को पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया। पार्टी में जब लोग वाइन के नशे में धुत हो गए तब एम्परर ने जनरल्स को छोड़ करके बाकी लोगों और गार्ड्स को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। अब एम्परर के साथ कोर्ट में सिर्फ जनरल्स रह गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अब तो एम्परर सुंग हमें मरवाने का हुक्म दे देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, और वो भी पहली बार। एम्परर सुंग ने उनसे कहा कि रोज मेरा दिन डर के साए में गुजरता है। खाने की टेबल और मेरे बिस्तर दोनों जगहों पर मुझे मजा नहीं आता। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी अपने साथ यही सब देखने के लिए राजा बनने के सपने नहीं ले रहा होगा। तो एम्परर सुंग की बात सुनकर के जनरल्स डर गए। उन्होंने एम्परर के खिलाफ कोई भी साजिश ना रचने और हमेशा वफादार बने रहने का वादा किया। मगर एम्परर सयाना था। उसे पता था कि दौलत के लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो एम्परर सुंग ने उनसे वादा किया कि जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इज्जत और अमीरी में सुकून भरे दिन गुजारे जाएं। अगर आप लोग अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार है तो मैं वादा करता हूँ कि आप सबको फाइन एस्टेट और दौलत से माला माल कर दूंगा। अब जनरल्स हैरान थे कि एम्परर उन्हें दौलत और सिक्योरिटी देना चाहता है। अब तो उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो अगली सुबह हर एक जनरल को उसकी पोस्ट रिजाइन कर दी गई और साथ ही उन्होंने एम्परर सुंग से अपना रिटायरमेंट भी एक्सेप्ट कर लिया। अब वे अपने अपने स्टेट के नोबेल और मास्टर बन गए थे जो कि एम्परर ने उन्हें दिया था। सिर्फ एक ही झटके में एम्परर सुंग ने अपने दुश्मनों को अपना वफादार बना लिया था। एम्परर सुंग अपना किंगडम एक ही झंडे के नीचे लाना चाहता था। तो दूर साउथ के इलाके हान में सालों से बगावत की लड़ाई चल रही थी। लियू वहां का राजा था। जब रेबेल ने सरेंडर किया तो एम्परर ने उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी, बल्कि उसने राजा लियू को अपने कोर्ट में एक पोजीशन दे दी। यही नहीं, एम्परर ने दोस्ती के तौर पर उसे अपने साथ वाइन पीने के लिए इनवाइट भी किया। पैलेस में एम्परर सुंग ने राजा लियू को वाइन का ग्लास दिया, पर राजा लियू पीने से डर रहा था क्योंकि उसे लगा कि कहीं इसमें जहर ना हो। उसने एम्परर से कहा, योर मैजेस्टी, मैं जानता हूँ कि जो गलती इस गुलाम से हुई है उसकी सजा सिर्फ मौत है, मगर फिर भी मैं आपके सामने जान की भीख मांगता हूँ, इसीलिए मुझे माफ करे क्योंकि मैं ये वाइन नहीं पी सकता। ये बात सुनकर के एम्परर हंस पड़ा। उसका कोई इरादा नहीं था कि राजा लियू को वो जहर दे। तो राजा लियू को यकीन दिलाने के लिए उसने वो वाइन खुद पी ली।
उस दिन से राजा लियू एम्परर का लॉयल बन गया था, जो कि कभी बहुत बड़ा रेबेल यानी कि दुश्मन हुआ करता था, अब वही एम्परर का सबसे पक्का दोस्त बन गया था। तो एम्परर सुंग ने जनरल्स को बड़े बड़े एस्टेट गिफ्ट करके होशियारी का काम किया था। अब उनसे एम्परर को कोई भी डर नहीं था। उन्हें मारने से तो अच्छा था कि उन्हें अपना लॉयल बना लिया जाए, और इससे आर्मी का तख्ता पलट भी हमेशा के लिए रुक गया। एम्परर सुंग पहला इंसान था जिसने चाइना में सिविल वॉर और वायलेंस को खत्म किया। सुंग डायनेस्टी 3 सेंचुरी तक चाइना में राज करती रही। तो कहने का मतलब ये है कि वो आदमी जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहेगा जिसे आपने मौत की सजा से बचाया हो या किसी भी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया हो। ऐसा आदमी आपके खातिर दुनिया के आखिरी कोने में भी चला जाएगा। जब आप अपने दुश्मनों से दोस्ती कर लेते हैं तो वो आपके दोस्तों से भी ज्यादा भरोसेमंद निकलते हैं। और हमारे दोस्त अक्सर लड़ाई ना हो जाए ये सोच करके हर बात पर हामी भर लेते हैं। आपको बुरा न लगे इसीलिए वो अपनी क्वालिटीज को छुपा कर रखते हैं। हो सकता है कि आप उनको इतने अच्छे से नहीं जानते जितना आपको लगता है। हो सकता है कि वो आपसे जलते हो। जब भी कोई मुसीबत आती है तो अक्सर दोस्त भाग जाते हैं, और दूसरी तरफ आपके दुश्मन है जो किसी सोने की खान से कम नहीं है। बस आपको ये खान खोदनी है। आगे जानते हैं अगले लॉ के बारे में, जो कहता है कि अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखे। कहने का मतलब ये कि 17वीं सदी में फ्रांस की एक बहुत ही मशहूर नाचने वाली हुआ करती थी जिसका नाम था निनॉन डी लैंक्लॉस। वो इतनी खूबसूरत थी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, थिंकर, राइटर उसके प्यार में पागल थे। प्यार के मामले में वो औरत काफी एक्सपीरियंस थी। वैसे निनॉन ये बात जानती थी कि सिडक्शन एक गेम है, एक आर्ट है जिसमें प्रैक्टिस से परफेक्ट बना जा सकता है। तो धीरे धीरे वो मशहूर होती चली गई। फ्रांस के अमीर घरों के लड़के उसके पास आते जाते थे। वो उन्हें प्यार करना सिखाती थी। उन्हीं में से मर्क्यूएस डी सेविने भी एक लड़का था। मर्क्यूएस बस 22 साल का ही था और वो बहुत ही अमीर और हैंडसम था, मगर प्यार के मामले में बिल्कुल अनाड़ी था। तब तक निनॉन 62 साल की हो चुकी थी, फिर भी काफी फेमस थी। तो उसने मर्क्यूएस की स्टोरी को सुना। उसे एक जवान और सुंदर काउंटेस से प्यार हो गया था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने प्यार का इजहार कैसे करे, और इस चक्कर में उससे बहुत सारी गलतियां भी हुई। तो सबसे पहले तो निनॉन ने मर्क्यूएस को समझाया कि प्यार किसी जंग से कम नहीं है। उसने समझाया कि मर्क्यूएस को अपना हर स्टेप प्लान करना पड़ेगा और फिर ध्यान से उन सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा। तो निनॉन ने मर्क्यूएस से कहा कि वो प्यार की जंग के लिए तैयार हो जाए। उसे काउंटेस से दूरी बनानी होगी और उसको इग्नोर करना पड़ेगा। मर्क्यूएस जब काउंटेस से दोबारा मिला तो एक दोस्त की तरह मिला। तो उसकी इस हरकत से काउंटेस को लगा कि वो तो सिर्फ दोस्ती करना चाहता है। वो इस बात से थोड़ी कंफ्यूज हो गई। अब अगला स्टेप था काउंटेस को जलाना। तो मर्क्यूएस हसीन और जवान लड़कियों के साथ पेरिस में घूमने गया। इससे काउंटेस खूब जली और उसे यकीन हो गया कि सारी लड़कियां मर्क्यूएस को पाना चाहती है। निनॉन ने एक्सप्लेन किया कि औरत ऐसे मर्द को चाहती है जिसके पीछे पहले से ही बहुत सी औरतें पड़ी हो। ऐसे आदमी का प्यार जीतने में उसे ज्यादा खुशी मिलती है। अब काउंटेस को कंफ्यूजन करने और जेलस फील कराने के बाद उसे सिड्यूस करने का यही सही टाइम होगा। मर्क्यूएस को अब अपना रूटीन चेंज करना था। उसका कोई अगला कदम बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए। उसे उन इवेंट्स को अवॉइड करना था जहां काउंटेस के आने के चांसेस थे, और उन सैलून्स में जाना था जहां काउंटेस अक्सर आती थी। तो 2 हफ्तों के बाद ही मर्क्यूएस इन सारे स्टेप्स में माहिर हो गया। निनॉन उसकी प्रोग्रेस को नोट करती थी। उसके जासूस उसे सारी खबर पहुंचाते थे। वो खूब हंसती थी जब मर्क्यूएस आकर के उसे सारी कहानियां सुनाता था। निनॉन ने सुना कि वो खूबसूरत काउंटेस अब मर्क्यूएस के लिए बेकरार हो रही थी। वो उसके बारे में पूछताछ करती रहती थी। सोशल अफेयर्स में वो मर्क्यूएस को देखती रहती थी। तो निनॉन को यकीन हो गया था कि अब काउंटेस को भी मर्क्यूएस से प्यार हो गया है। कुछ ही दिनों में वो उसकी हो जाएगी। मगर तभी अचानक एक गड़बड़ हो गई। मर्क्यूएस काउंटेस से उसके घर मिलने गया था, मगर वहां उससे मिलकर के वो डेस्परेट हो गया और वो निनॉन की एडवाइस को भूल गया और उसका उल्टा कर दिया। उसने काउंटेस का हाथ पकड़ लिया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसकी इस हरकत से काउंटेस शॉक्ड रह गई। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। जैसे जैसे रात ढलती गई वो खूबसूरत लड़की मर्क्यूएस को अवॉइड कर रही थी। उसने उसे गुड नाइट भी नहीं कहा और बाहर तक छोड़ने भी नहीं आई। मर्क्यूएस जब दोबारा उसके घर गया तो उसे बताया गया कि काउंटेस कहीं बाहर गई है।
मगर अब मर्क्यूस उसके घर कई बार गया। फिर एक दिन काउंटेस ने उसे अंदर बुला लिया, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। जो काउंटेस उसे चाहने लगी थी वो अब मर्क्यूस को देख करके अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड फील कर रही थी, और इस तरीके से एक खूबसूरत लव स्टोरी जो कि हो सकती थी उसका एंड हो गया। तो इसी तरीके से ज्यादातर लोग हर टाइम वही बोलते हैं जो वो फील कर रहे होते हैं। वो सबके सामने अपना ओपिनियन रख देते हैं। ऐसे लोग अपना इंटेंशन और प्लान तुरंत सबको बता देते हैं। हालांकि हम इंसानों के लिए ऐसा करना बड़ा ही नेचुरल और आसान है, मगर लोगों से अपनी बातें छुपा कर रखना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। और सबसे बढ़कर हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि ऑनेस्टी एक अच्छे इंसान होने की निशानी है, इससे आप सबका दिल जीत लेंगे। मगर कभी कभी ये सच नहीं होता। ऑनेस्टी असल में एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जो कि बचाने से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा ऑनेस्ट बनते हैं तो आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। ना तो लोग आपसे डरेंगे ही और ना ही रिस्पेक्ट करेंगे। पावरफुल बनने के लिए यही सही होगा कि ऑनेस्टी को साइड में रखा जाए, या फिर सिचुएशंस को ध्यान में रख करके आप अपनी बात बोले। अपने इंटेंशंस को छुपाना सीखिए, ये आपके बहुत काम आएगी। लोग उसी पर यकीन करते हैं जो वो देखते सुनते हैं। धोखा देना ज्यादा आसान होता है। ऐसा शो कीजिए जैसे कि आप कुछ और चाहते हैं। इससे आप पूरे फ्री होकर के अपने रियल गोल्स पर ध्यान दे सकते हैं। प्यार की गेम में कॉन्फ्लिक्ट लाए, जैसे कि एक ही टाइम में चाहत और बेरुखी दोनों दिखाए। इससे ना सिर्फ वो भटक जाए बल्कि आपको पाने के लिए तरस जाए। तो इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले लॉ के बारे में, जो कहता है कि कभी भी अपने मास्टर से आगे ना निकले। इसे समझने के लिए गैलीलियो गैलीली की रियल स्टोरी आपकी काफी मदद करेगी। तो होता यूं है कि गैलीलियो गैलीली एक इटालियन साइंटिस्ट थे, ये तो आप सभी जानते ही हैं। सन 1600 के शुरुआती दिनों में वो बड़ी ही प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी रिसर्च की फंडिंग के लिए रूलर्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। गैलीलियो ने जितनी भी डिस्कवरीज और इन्वेंशन किए वो सब उनके रूलर्स को डेडिकेट थे। तब रेनेसांस के टाइम में हर साइंटिस्ट को यही करना पड़ता था। जब उन्होंने मिलिट्री कंपास का इन्वेंशन किया तो उनको वो ड्यूक ऑफ गोंगाजा के सामने पेश करना पड़ा। तो उन्होंने इस कंपास को यूज करने के बारे में किताब भी लिखी थी। ये किताब गैलीलियो ने मेडिसी फैमिली को दी थी। ड्यूक और मेडिसी दोनों बहुत ही इंप्रेस हुए और उन्होंने गैलीलियो को और स्टूडेंट्स दिए। हालांकि गैलीलियो ने कई ग्रेट डिस्कवरी की, फिर भी उनके रूलर्स हमेशा उन्हें बस गिफ्ट दे करके पे करते थे, कभी भी कैश नहीं देते थे। इससे गैलीलियो हर चीज के लिए अपने रूलर्स पर डिपेंड रहते थे। इवन अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भी उन्हें अपने रूलर्स का फेवर लेना पड़ता था। तो 1610 में गैलीलियो ने जुपिटर के मून की डिस्कवरी की। इस बार उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने अपनी डिस्कवरी को अपने हर पैट्रोन के हिसाब से बांट दी, जैसे कि किसी के लिए टेलीस्कोप, दूसरे के लिए कोई किताब वगैरह वगैरह। इस बार गैलीलियो ने मेडिसिस पर फोकस किया। उसने जुपिटर के मून की डिस्कवरी उनके नाम कर दी, और ये बहुत ही बढ़िया टैक्टिक थी, क्योंकि जुपिटर हमेशा से ही मेडिसी फैमिली का सिंबल रहा था। क्योंकि मेडिसी फैमिली के फाउंडर कॉसिमो I जुपिटर को बहुत पावरफुल गॉड मानते थे। ग्रीक माइथोलॉजी में जुपिटर को ज़्यूस कहा जाता है। कॉसिमो I ने जुपिटर को मेडिसी डायनेस्टी के पावर का सिंबल मान लिया था। उसने 1540 में मेडिसी की फाउंडेशन की थी, और गैलीलियो ने अनाउंस किया कि उसने जुपिटर के मून्स की खोज कॉसिमो II के कोरोनेशन डे पर की थी। उसने सारी इटली और कोर्ट के आगे मेडिसी को ये ऑनर दिया। जुपिटर के 4 मून हैं और गैलीलियो ने दावा किया कि चारों मून कॉसिमो II और उसके 3 भाइयों का सिंबल है। चारों मून्स जुपिटर के चारों तरफ उसी तरह घूमते हैं जैसे मेडिसी के फाउंडर कॉसिमो I के चारों बेटे। ये सब करके गैलीलियो ने पूरी इटली को ये दिखाने की कोशिश की कि मेडिसी डायनेस्टी को हेवन यानी कि स्वर्ग की ब्लेसिंग्स मिली हुई है। गैलीलियो ने एक एम्बलम भी बनाया जिसमें आसमान में 4 स्टार्स के बीच में गॉड जुपिटर को दिखाया गया था। उसने इस एम्बलम को कॉसिमो II का नया सिंबल बनाकर पेश किया। गैलीलियो ने जो एफर्ट किया उसके काम आया। उसी साल कॉसिमो II ने उसे राज्य का ऑफिशियल मैथमेटिशियन और फिलोसोफर बना दिया। तो इतना कुछ करने के बाद अब गैलीलियो को पूरी सैलरी मिलने लगी थी। अब इस काम की वजह से वो किसी पैट्रन पर डिपेंड नहीं था। अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारे मास्टर अपने सब्जेक्ट्स की सुपीरियर बनना चाहते हैं। उन्हें ये डर होता है कि उनके सब्जेक्ट उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट ना बन जाएं।
उन्हें इन्वेंशन और साइंस डिस्कवरी से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें तो बस अपने नाम और अपनी शान की फिक्र रहती है। मेडिसी फैमिली का नाम आसमान के सितारों से जोड़कर गैलीलियो ने उन्हें और भी ज्यादा ऑनर दिया था। गैलीलियो जैसे इंटेलिजेंट लोगों से उनके मास्टर इसलिए इनसिक्योर रहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वे बस इन कामों के लिए पैसे देते रहे, यानी कि फाइनेंसर रहे। वो इन इन्वेंशन और डिस्कवरीज में अपना नाम भी चाहते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल भी है और इंटेलिजेंट भी। गैलीलियो ये बात खूब अच्छे से समझते थे, तभी तो उन्होंने मेडिसी फैमिली की इतनी खुशामद की। तो गैलीलियो ने खुद को रूलर से ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश नहीं की। तभी तो उनके मास्टर भी उनसे इनसिक्योर नहीं थे, बल्कि उसने अपने मास्टर मेडिसी फैमिली को हेवनली बॉडीज के साथ जोड़ करके उनका स्टेटस इटली में ऊंचा कर दिया था। उसने खुद से ज्यादा अपने मास्टर की शान बढ़ाई, जिससे खुश होकर के उसके मास्टर ने उसे खूब इनाम दिए। कहने का मतलब ये कि आपके लिए डेंजरस बात है अगर आप अपने मास्टर की इनसिक्योरिटी की वजह बनते हैं। आपको हर हाल में अपने मास्टर की खुशामद करनी है, पर ऐसा चालाकी से करे। ले जाने दीजिए सारा क्रेडिट अपने मास्टर को। उन्हें हरगिज ये ना दिखाई कि आप उनसे ज्यादा ब्रिलियंट है। मासूमियत से अपना काम करते रहे। हर काम में मास्टर की सलाह जरूर ले, और अगर कोई कमाल का आइडिया आपके दिमाग में आता भी है तो ये दिखाइए कि वो आइडिया आपके मास्टर का था, ना कि आपका। मतलब ये कि उसका क्रेडिट भी आप अपने मास्टर को दे दें। तो इस तरीके से अगर आप अपनी पावर चाहते हैं तो अपनी खूबियों को छुपा कर रखें। लोगों को नाम कमाने दीजिए, आप उन्हें बिल्कुल भी इनसिक्योर फील ना कराए। जब आपका वक्त आएगा तब यही बात आपके लिए एक एडवांटेज बन जाएगी। तो इसी के साथ अब अगले लॉ से हमें क्या एडवांटेज मिलता है वो जानने का टाइम आ गया है। और अगला लॉ कहता है कि उतना ही बोले जितनी जरूरत हो। बहुत पहले फ्रेंच कोर्ट में ये रिवाज था कि स्टेट इश्यूज पर पहले डिस्कस किया जाता था और फिर उन्हें राजा के सामने पेश करते थे। नोबल्स और मिनिस्टर्स के बीच में कई कई दिनों तक बहस चलती रहती थी। फिर उन्हें अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव चुनने होते थे। दोनों लुइस 14 के आगे बारी बारी से अपने व्यूज एक्सप्लेन करते थे, और अब राजा को डिसाइड करना था कि स्टेट इश्यूज के लिए कौन सा रेजोल्यूशन बेस्ट रहेगा। तो आखिर में रिप्रेजेंटेटिव राजा के पास आए, उन्होंने इश्यूज रखे और उन्हें रिजॉल्व करने के 2 बेस्ट पॉसिबल टैक्टिक्स भी बताए। लुइस 14 बस सुनते रहते, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जब वे लोग अपनी बात पूरी कर लेते तो राजा कहता कि मैं देखता हूँ, और बस यही बोलकर के वो कोर्ट से चले जाते। लुइस 14 उस सब्जेक्ट पर कभी फिर बात नहीं करते थे। उनके कोर्टमैन को कुछ दिनों के बाद पता चलता था कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया था, क्योंकि तब तक लुइस स्टेट इश्यूज पर काम करवा चुका होता था। तो यहाँ पर उसकी चुप्पी से किसी को भी ये पता नहीं चलता था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उसके अगले स्टेप को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता था। उसकी चुप्पी की वजह से ही उसके दरबारी लोग बातें करते रहते थे और वो सबके दिमाग की बातों को जान लेता था, मगर उसके दिमाग में क्या है ये किसी को पता नहीं चलता था। लुइस 14 उन लोगों से मिली इन्फॉर्मेशन को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही पावरफुल बन गया था और लोग उससे डरते थे। वो किसी को भी उखाड़ फेंक सकता था क्योंकि उसे सबकी कमजोरी मालूम थी। तो इस तरीके से ये साइलेंस, यानी कि ये शांत रहना, लुइस 14 का सबसे बड़ा हथियार था। अपनी बातों को लिमिट रखने से, यानी कि छुपा कर रखने से न सिर्फ आप पावरफुल बनेंगे, बल्कि इससे आप कई गलतियां करने से भी बच सकते हैं। जब आप बिना सोचे बोल देते हैं तो कई बार गलत या बेवकूफी की बात भी बोल देते हैं और इससे आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। जैसे कि साल 1825 में रशिया में एक प्रोटेस्ट हुआ था। निकोलस I तब नया राजा बना था, मगर लिबरल्स लोग चाहते थे कि रशिया एक मॉडर्न कंट्री बने, यहाँ की इकोनॉमी और गवर्नमेंट बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पर निकोलस I ने आखिर दिसंबरिस्ट अपराइजिंग में इस प्रोटेस्ट को कुचल दिया था। उसने हुक्म दिया कि इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहा है, यानी कि जो इनका लीडर है कोंद्रेती रेलेविव, उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसी के साथ रेलेविव के गले में फांसी का फंदा था और वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके पांवों के पास दरवाजे खुल गए थे कि तभी उसके फंदे की रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस जमाने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। लेकिन रेलेविव खड़ा हुआ और भीड़ के सामने जाकर चिल्लाया, देखा आप लोगों ने, रशिया में इन लोगों को कोई काम नहीं आता, यहाँ तक कि उनसे एक ढंग की रस्सी भी नहीं बनाई जाती।
राजा का मैसेंजर तुरंत राजा के पास गया और उसे पूरी बात बताई। निकोलस वन बड़ा ही निराश हुआ कि रेलेविव की फांसी टल गई। मजबूरी में उसे रेलेविव के माफीनामे पर साइन करने पड़े, मगर साइन करने से पहले उसने मैनेजर से पूछा कि क्या रेलेविव ने इस चमत्कार के बाद कुछ कहा। इस पर मैसेंजर ने जवाब दिया, सायर, उसने कहा कि रशिया में लोगों को एक रस्सी तक बनानी नहीं आती। निकोलस वन ने उसी वक्त वो माफीनामा फाड़कर फेंक दिया। उसने हुक्म दिया, ऐसी बात है तो चलो इसे गलत साबित करते हैं। और अगले दिन ही रेलेविव को फिर से फांसी के तख्ते तक लाया गया और बदकिस्मती से इस बार रस्सी नहीं टूटी। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार जब आप कुछ बोल देते हैं तो अपने शब्दों को दोबारा वापस नहीं ले सकते। तो जो भी बोले सोच समझकर बोले। हो सकता है कि आपकी किसी बात का बाकी लोग बुरा मान जाएं, या फिर आप खुद ही मुसीबत में फंस जाए। जैसा कि कहावत है, कम बोलने से कम गलतियां होगी, तो इस बात का ध्यान रखें। वैसे ये तो बस कुछ एडवाइजेज हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये एडवाइजेज ना सिर्फ उनके लिए यूजफुल है जो पावरफुल बनना चाहते हैं, बल्कि आप दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करने के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं। तो कभी भी अपने मास्टर से आगे मत बढ़िए को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो लोग आपकी हेल्प करते हैं उनका एहसान हमेशा मानिए। अपने दुश्मनों को यूज कीजिए से मतलब है कि लोगों की गलतियों को माफ करके उन्हें एक और मौका दे। अपने ट्रू इमोशन को छुपाकर रखने से आप हम्बल और अनअज्यूमिंग बने रहेंगे। तो कम बोल करके आप और भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। इस किताब को पढ़कर के जरूरी नहीं है कि आप कोई पॉलिटिशियन बन जाए, मगर कुछ न कुछ तो जरूर सीखेंगे। और हाँ, कुछ भी बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, जो इस किताब को पढ़कर के आप जरूर बन सकते हैं। वैसे ये तो कुछ ही लॉस थे, आगे के बाकी लॉस के लिए आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा कि ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी और अगले हफ्ते आप कौन सी ऑडियो बुक समरी को सुनना चाहेंगे। तो इसी तरह गीगल को सुनते रहिए। आपसे मुलाकात होगी बिल्कुल बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।